भाई आखिर ईरान की लड़ाई अमेरिका और इजराइल से है तो वो दुबई, बहरान और कुवैत और आसपास की कंट्री में क्यों मिसाइलें छोड़ रहा है? इसके पीछे भी एक बहुत गहरा कारण है। लेकिन पूरी दुनिया में जब भारत होली की तैयारियां कर रहा था, होली खेल रहा था, तभी इंडिया के अलावा बाकी देश में दिवाली मन रही थी, यानी कि धमाके हो रहे थे। चाहे वो ईरान हो, इजराइल हो, यूएसए हो, बहरान हो, कुवैत हो, अफगानिस्तान हो, सब जगह धमाके हो रहे हैं। अब इसका कारण क्या है? देखो, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को तो मार दिया गया यूएसए द्वारा। खामेनेई जो है वो एक ज्यादा कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था और ऐसा बताया जा रहा है कि खामेनेई के साथ साथ उसके बेटी, दामाद और ग्रैंड चाइल्ड की भी डेथ हुई है इस हमले में। अब वैसे तो काफी सारे सुप्रीम लीडर और भी मारे गए हैं ईरान में, और यूएसए ये दावा कर रहा था कि भाई जो ईरान का जो मेन पावर जिनके हाथों में थी ना, जो लीडरशिप निभाते थे, उन सब की डेथ हो चुकी है। लेकिन ईरान में अभी भी ये बोला है कि वो बदला लेंगे इन सब की मौतों का। अब इसमें एक बहुत बड़ा पेच है, वो ये है कि भाई जो ईरान, यूएसए, इजराइल जो है, ये आखिर किस तरीके से इस जंग में उतर आए हैं। और ईरान उन पे हमला कर रहा है, लेकिन साथ ही में यूएई, दुबई वगैरह पे भी हमला कर रहा है। और इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखो, ईरान और अमेरिका में लड़ाई तो पिछले साल दिसंबर में पीक पर आ चुकी थी। ऐसा बताया जा रहा था जो खामेनेई है वो लीडर डिक्टेटर था, जिसके बारे में जो उसके साथी थे, ईरान के जो लोग थे, वो उससे नाखुश थे। और इसी के चलते उसने प्रोटेस्ट किया, मतलब लगभग 30,000 लोगों ने प्रोटेस्ट किया और खामेनेई ने उन 30,000 लोगों को मरवा दिया। और साथ ही में लास्ट ईयर ये बातों में काफ़ी ज़्यादा दुनिया में तहलका मच गया था कि एक डिक्टेटर किस तरीके से डिक्टेटरशिप कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने भी पहले ही साल बता दिया था कि भाई हम मदद के लिए आ रहे हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि इस पूरे हमले की प्लानिंग पहले ही ट्रंप सरकार ने कर ली थी। अब हाल फिलहाल में 25-26 फरवरी आपको याद होगी कि मोदी जी इजराइल होकर आए थे। मतलब आप ये मान के चलिए, जिन हमलों की तैयारी काफ़ी लंबे समय से हो चुकी थी, और अभी एक हफ्ता पहले, 2 हफ्ते पहले मोदी जी 25-26 फरवरी में इजराइल में थे, वहाँ के संसद में भाषण दे रहे थे। अब क्या ये जियोपॉलिटिक्स के एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजी थी, या आखिर ऐसा क्या हो रहा था पूरे देश में? और फिर अचानक से ईरान पर हमला बोल देता है, और साथ ही में ईरान पर इतना ताबड़तोड़ हमला बोलता है कि भाई ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहते हैं कि ईरान को लाख बार मना किया था, फिर भी ये न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग करने जा रहा था, न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था। दुनिया के बुरे शक्तियों के हाथों में हम न्यूक्लियर पावर नहीं देना चाहते, ऐसा ट्रंप का कहना था। और यही वजह थी उनकी हमला करने की। साथ ही में ट्रंप ने यह भी कहा कि वो जब तक हमला करेंगे इतने बम बरसाएंगे जब तक ईरान की एक एक आर्मी तबाह नहीं हो जाए, पहली चीज। दूसरी चीज कि उनकी न्यूक्लियर बम बनाने की ताकत बिल्कुल तरह से नष्ट ना हो जाए, और तीसरी चीज कि वो डिक्टेटरशिप से हटकर डेमोक्रेसी पर जाए। अब ट्रंप का तो ये मानना है, वो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा निशाने पर उसने हेड टू हेड कर लिया। समझने की बात यह है कि जो अमेरिका था वो चाहता तो बिना हथियार उठाए भी बहुत चीज़ें कर सकता था, बट उसने इजराइल के साथ मिलकर हमला किया। लेकिन आप ये भी देखो कि इजराइल ने भी इस मौके का फ़ायदा उठा के हमला तो किया ईरान पे, लेकिन लेबनान पे भी हमले तेज कर दिए, हिजबुल्लाह पे हमले तेज कर दिए, जिस वजह से वो लेबनान को भी हेड टू हेड पे चला गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई जो ईरान है वो अमेरिका के जो बेस हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में बने हुए बेस हैं, और उस पर तो हमला कर ही रहा है, अमेरिका के बेस पे, मिलिट्री बेस पे। लेकिन वो दुबई यानी कि यूएई पर क्यों हमला कर रहा है, बहरान पे क्यों हमला कर रहा है? और जवाब में बहरान और यूएई हमला कर ही नहीं रहे ईरान पे। अब यहाँ पर एक बहुत खास पॉइंट समझिए आप कि ईरान डायरेक्टली तो अमेरिका, इजराइल से ना आज लड़ सकता ना कल लड़ सकता, लेकिन अगर ईरान पड़ोसी देशों पर हमला करता है तो वो एक वॉर जोन बन जाएगा, यानी कि वो चाहता है कि पड़ोसी देश उस पर दोबारा हमला करें। अब आपको स्क्रीन पर एक जगह दिख रही होगी, ये मैप में एक ऐसी जगह है जहां पर ईरान के पोर्ट्स भी हैं और ईरान और दुबई से बीच में से निकलता हुआ ये रास्ता है। यहाँ पर ऐसा बताया जाता है दुनिया की जितनी भी ऑयल की सप्लाई होती है, पेट्रोल की सप्लाई होती है, वो शिप यहीं से होकर गुजरती है। और अगर ईरान बाकी देशों पर, दुबई या फिर अलग अलग जगहों पर हमला करता है, यूएई, बहरान वगैरह पर हमला करता है, तो अगर वो बदले में हमला करेंगे तो ये पूरा एरिया वॉर जोन घोषित हो जाएगा। और ईरान यही चाहता है, इसलिए वो हमला कर रहा है। वो उनसे दुश्मनी नहीं करना चाहता, वो यही चाहता है कि ये वॉर जोन घोषित हो जाए। होगा ये कि अब जहां यहाँ से जो भी ऑयल शिप्स निकल रही होती हैं,
देखो वो डायरेक्टली तो रोक नहीं सकता क्योंकि अमेरिका की जो नेवी है वो तुरंत खाली करवा लेगी, लेकिन अगर बाकी सारी कंट्री भी इन्वॉल्व होती है तो वो पर्टिकुलर जो ये एरिया है जहाँ से इंडिया के लिए भी ऑयल आता है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं जो भी शिप्स जाती हैं और उन शिप्स को मान के चलिए कि $100 बिलियन या कितने ही बिलियन डॉलर की शिप्स हैं जो तेल लेकर जा रही होती हैं। अब देखो जैसे अपने घर का अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस होता है वैसे वो शिप का भी इंश्योरेंस होता है। अगर उस शिप का इंश्योरेंस है और वहाँ पर उस शिप के ऊपर कोई मिसाइल चली जाती है तो वो इंश्योरेंस कंपनी काफ़ी ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे उसको, शिप वालों को। समुद्र में तेल फैल जाएगा उसको साफ़ कराने के लिए, मतलब बिलियन बिलियन डॉलर, और इतना पैसा कोई भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं चुका सकती। तो यहाँ पर लॉयड्स ऑफ लंदन नाम से एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसने तो हाथ खड़े कर दिए कि भाई जो भी शिप यहाँ से गुजरेगी हम उसको इंश्योरेंस नहीं देंगे। और उसका देखा देख और भी कंपनीज ऐसे कदम उठा सकती हैं जिसमें वो हाथ खड़े कर ले कि भाई वो इंश्योरेंस इन शिप्स को नहीं देंगे। और अगर शिप्स को इंश्योरेंस नहीं मिलेगा यानी कि डिस्ट्रक्शन का खतरा बढ़ेगा, तो अगर इंश्योरेंस ही नहीं होगा मान के चलिए आपकी गाड़ी का, तो आप गाड़ी ठुकवाने के लिए क्यों ऐसी जगह पर जाएंगे। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर इंश्योरेंस कंपनी ने हाथ खड़े कर लेगी तो वहाँ पे कोई भी शिप नहीं जाएगी, और शिप नहीं जाएगी तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि तेल अलग अलग देशों में नहीं पहुंच पाएगा। और तेल ना मिलना मतलब आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा, आपके आसपास ऑयल नहीं होगा, और ऑयल की खपत यानी कि ऑयल की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि ऑयल के पैसे बढ़ जाएंगे, और जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा किसी भी देश के इकोनॉमी को। तो इस वजह से ईरान चाहता है कि वो एरिया वॉर जोन हो जाए। वॉर जोन हो जाएगा तो वहाँ पे शिप रुक जाएंगी आनी जानी, शिप नहीं चलेंगी तो ऑयल कम हो जाएगा, महंगाई बढ़ेगी, ऑयल की प्राइस बढ़ जाएगी। और जो तमाम कंट्रीज़ है चाहे वो यूएई हुई, इंडिया हुई या फिर आपका बहरान हुआ, वो सब ये सोचेगा, वो सब इनडायरेक्टली प्रेशर बनाएगा अमेरिका और इजराइल पे कि भाई ये युद्ध रोक दो, हमारे यहाँ पर महंगाई बढ़ रही है, तेल नहीं आ रहा, जिस वजह से अमेरिका और इजराइल को वन स्टेप बैक लेना पड़ेगा। तो ये आप समझ रहे हो ना, ईरान इसी वजह से डायरेक्ट हमला तो कर ही रहा है लेकिन उसके साथ साथ यूएई जैसे देश पे भी हमला कर रहा है जिससे उसकी कोई लड़ाई ही नहीं। लेकिन यहाँ समझदारी दिखानी पड़ेगी। यूएई जैसी कंट्री जिसमें दुबई भी एक एमिरेट है, दुबई भी जिसमें ही आता है, और साथ ही में बहरान और कुवैत और इन देशों को कि भाई वो पलट के हमला ना करें। अगर वो पलट के हमला करते हैं तो वो एक वॉर जोन बन जाएगा, जिस वजह से जो अभी तक तो वैसे भी शिप्स रुक ही रही हैं और उसके ना जाने अनिश्चित काल तक के लिए शिप्स रुक जाएंगी। तो ये दिमाग की पासा खेल रहा है ईरान। हाल फिलहाल में देखो यूएई दुबई, यूएई का एक एमिरेट दुबई भी है और दुबई यूएई में ही आता है। तो दुबई के ऊपर हमला किया गया था, मतलब ऐसा बताया जा रहा है 137 मिसाइल्स के आसपास दागी गई थी ईरान के द्वारा, जिसमें से 132 को तो दुबई का जो डिफेंस सिस्टम है, इंटरसेप्ट मिसाइल्स हैं, उन्होंने रोक दिया और तबाह कर दिया। और जो उनके पार्ट्स आके गिरे वो बुर्ज खलीफा के आसपास गिरे। तो क्योंकि दुबई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है, तो दुबई की चीज़ों पर, इमारतों पर इन चीज़ों का खतरा है। डायरेक्ट मिसाइल का खतरा नहीं है क्योंकि वहाँ के जो इंटरसेप्टर, जो रोकने वाली मिसाइल्स हैं, जो डिफेंस पावर है, वो उन मिसाइलों को रोक लेगा। लेकिन जो उससे निकला हुआ मलबा है जो गिरेगा ना नीचे आके, वो थोड़ा सा खतरा पैदा कर सकता है। और दुबई से भी कई वीडियोस फोटोज आ रही थी कि भाई कहीं आग लग गई किसी होटल में। दुबई में पाम आइलैंड पर एक होटल है, वहाँ पर भी आग लग गई थी। और जिसके बाद कई सारी ऐसी न्यूज़ सर्कुलेट हो रही हैं और दुबई से आने वाली सारी फ्लाइट्स लगभग कैंसिल हो चुकी हैं। तो ये जो खतरा है, इस वजह से दुबई भी, यूएई भी इस खतरे में फंसा हुआ है। साथ ही में कई जगह पर खामेनेई की डेथ का शोक मनाया जा रहा है, चाहे वो इंडिया हुआ या और भी कंट्रीज हुई। यूएसए में खुद लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन एक और पक्ष भी है इसका, जहां पर ईरान में लोग खुश भी हो रहे हैं कि भाई हमारे 30,000 प्रोटेस्टर को खामेनेई ने मारा था, अब खामेनेई वाली डिक्टेटरशिप तो चली गई। वहीं इंडिया में भी कुछ लोग खुश हो रहे हैं, कुछ दुखी हो रहे हैं, यूएस में भी यही हाल है। तो दुनिया जो है वो बटी पड़ी है, कुछ उसकी डेथ से खुश हैं, कुछ ना खुश हैं, कुछ बदला लेना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं डेमोक्रेसी आए। तो ये तो पूरे दुनिया भर में चल रही है चीज़ें। इस बीच वॉर की सबसे बड़ी खबरें इंडिया पर अब डिपेंड करती हैं। देखो इंडिया एक न्यूट्रल पक्ष बनाए रखाएगा, क्योंकि इससे पहले अगर आपको याद हो कि यूक्रेन से जब रशिया की लड़ाई हुई थी तब भी इंडिया ने अपना न्यूट्रल पक्ष रखा था। इंडिया ने कहा जरूर था कि हम शांति के पक्ष में, लेकिन उन्होंने किसी का आगे से समर्थन नहीं किया था, वो न्यूट्रल रहा था। और चाइना और अमेरिका जैसे देश जो कहीं ना कहीं यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं, अमेरिका तो डायरेक्टली करता है, तो उसके बाद भी उन्होंने न्यूट्रल पक्ष रखा था। जिसके बाद अब इंडिया भी न्यूट्रल पक्ष रख रहा है, क्योंकि इंडिया के लिए देखो इंडिया की जो दोस्ती है वो ईरान से भी उतनी बढ़िया है और उतनी बढ़िया इजराइल से है, क्योंकि इजराइल उसको टेक्नोलॉजी में सहायता देता है, नई नई टेक्नोलॉजी इंडिया को देता है। अभी मोदी साहब इजराइल होके आए। और दूसरी तरफ ईरान, जिसके उच्च लीडर के मरने पर जो प्रेसिडेंट वगैरह पहले मरे थे, इंडिया में भी शोक मनाया गया था। और इंडिया के रिश्ते काफ़ी अच्छे ईरान से, क्योंकि ईरान से अच्छी खासी कीमतों में यह ट्रेड चलती है, ऑयल आता है। अब अगर ईरान से ऑयल नहीं आएगा तो इंडिया को
रशिया से और ज़्यादा ऑयल खरीदना पड़ेगा। अब वो अमेरिका को भी बुरा लगेगा, या फिर अगर इंडिया किसी और देश से ऑयल खरीदेगा तो वो घूम के आने में, शिप से आने में बहुत पैसा लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, जिससे पेट्रोल की प्राइसेस तो बढ़ने वाली हैं जहाँ तक अंदाज़ा है। वहीं अगर बात करें जियोपॉलिटिक्स किस तरीके से बदलेगी अगर इंडिया किसी एक का साइड लेता है, तो इंडिया मुश्किल ही किसी एक का साइड लेगा। कारण ये है कि ईरान और इजराइल दोनों ही इंडिया के अच्छे दोस्त थे, रिलेशन अच्छे थे, अच्छा दोस्त ना कहूँ तो, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से रेसिप्रोकेट करते थे, दोनों ही एक दूसरे को मदद करते थे। अब एक ऐसा टाइम आया है जहाँ पर इंडिया अगर किसी एक की तरफ खड़ा होगा, तो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि इंडिया एक न्यूट्रल पोजीशन मेंटेन रखेगा और यही इंडिया के लिए खास ज़रूरी होगा। और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान भी जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड हो रहा है। वैसा बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान है उसने अपने टैंक्स को और कुछ सैनिकों को कुछ 25-30 किलोमीटर अफ़गानिस्तान की सीमा से अंदर भेज दिया है, जिस वजह से अफ़गानिस्तान पर, ताकि कोई सुसाइड बॉम्बर उनकी तरफ ना आ पाए। अब अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान भी अपने अलग व्यस्त है, ईरान, इजराइल, अमेरिका तो है ही है, साथ ही में जो यूरोप के देश हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, उन सब ने हामी भर दी है कि वो अमेरिका का साथ देंगे इन सब चीज़ों में। वो अपने जगह पर अमेरिकन बेस बनाने की इजाज़त दे चुके हैं ऑलरेडी, और उनको जिस तरीके से यूज़ करना चाहे अमेरिका कर सकता है इस युद्ध में। अब देखना ये होगा कि कब तक चलता है और क्या यूएई और कुवैत जैसे देश जो हैं वो डिफेंस करेंगे। क्योंकि देखो अमेरिका तो ये चाहता है कि वो डेमोक्रेसी लाना चाहता है ईरान में, वो हमेशा ये कह रहा है, ट्रम्प हमेशा ये कह रहे हैं। लेकिन इससे पहले इराक में क्या हुआ था, जब अलकायदा को ख़त्म करने अमेरिका पहुंचा था, तो अलकायदा का भी बाप, उससे भी बड़ा ISIS बन के उभरा था इराक में। अब क्या वो ऐसा कुछ होगा ईरान में, क्योंकि कोई अपोजिशन स्ट्रॉन्ग पार्टी है नहीं फिलहाल। कुछ भला करने जाएगा और इस बार भी अमेरिका कुछ गलत करेगा, या फिर जैसा वो चाह रहा है डेमोक्रेसी लाना, तो वो सब ला पाएगा। तो देखना यही होगा। अब जितनी भी वॉर की अपडेट्स आएंगी या फिर इस दुनिया में जो भी बड़ी खबरें हैं, उन सबको आप मेरे इस चैनल पर जान सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय।